आइए देखते हैं कि फिशर के प्रमुख लक्षण कौन से हैं। फिशर का जो मेन सिम्टम है वह है गुदा के बाद में तेज दर्द होना। यह दर्द इतना शार्प, सीवियर और परसिस्टेंट होता है कि मरीज़ को लगता है कि उस जगह को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी तेज धारदार चीज़ से, जैसे कि किसी छुरी या ब्लेड से काटा जा रहा है, और यह दर्द काफ़ी देर तक बना रहता है। जिन मरीज़ों में यह बीमारी क्रॉनिक रूप धारण कर चुकी है उसमें यह दर्द दोपहर तक बना रहता है और फिर धीरे धीरे उसके लक्षणों में कमी आती है। वहीं जो फिशर अभी अभी बने हैं, ताज़े हैं और जिनमें मरीज़ को पहले वहाँ कोई बीमारी नहीं थी, उनके दर्द में बहुत तीव्रता नहीं होती, इंटेंसिटी नहीं होती है। हल्की सी जलन, बेचैनी, कभी कभार खुजली और वह दर्द भरा स्थान थोड़ा सा सूजा हुआ महसूस होता है, खासकर जब आप उसके साफ़ करते हैं। और यह दर्द एक 10-12 मिनट तक का बना रहता है और उसके बाद वह करीब करीब ख़त्म हो जाता है। और यही कारण है कि शुरुआत में जब फिशर के लक्षण दिखते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत कम समय के लिए होते हैं, मरीज़ इनके ऊपर कोई गौर नहीं करता और भूल जाता है। मगर यदि यही क्रम बार बार दोहराया जाए इसी तरह, जो फिशर पुराने हो चुके हैं, गहरे हो चुके हैं, उनमें मल त्याग के समय होने वाला दर्द करीब करीब आधे दिन तक चलता है। फिर धीरे धीरे उसमें राहत मिलना शुरू होती है। मगर यदि मरीज़ को शाम को दोबारा टॉयलेट के लिए जाना पड़े तो यह दर्द सुबह के मुकाबले और अधिक ज़्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि ओवरनाइट उस फिशर के घाव पर एक परत, एक लेयर जम जाती है जो मल त्याग के वक्त घाव को प्रोटेक्ट करती है, पर मल त्याग करते करते वो अपने जगह से उखड़ जाती है और घाव। क्या फिशर में मरीज़ को ब्लीडिंग होती है? आमतौर पर ब्लीडिंग फिशर का लक्षण नहीं है, मगर उन मरीज़ों में जिनके फिशर बहुत पुराने हैं, गहरे हैं और उनकी गहराई में कोई खून की नस, ब्लड वेसल छिपी हुई है जो मल त्याग करते वक्त क्रैक हो जाती है, फट जाती है, तो मरीज को ब्लीडिंग हो जाती है। वरना आमतौर पर फिशर से होने वाली ब्लीडिंग 1-2 बूंद के रूप में या मल के साथ चिपटी हुई रहती है। तो इसलिए ब्लीडिंग होना फिशर का प्रमुख लक्षण नहीं है। फिशर में खुजली आने का अन्य कारण है कि चूंकि इनमें से अधिकांश मरीज़ को कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और उन्हें ऐसा लगता है कि मल त्याग उनका कष्टकारी है क्योंकि उनके मल कड़े हैं, हालांकि वो रहते नहीं हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वह निकलते समय तकलीफ़ दे रहे हैं, इसके लिए वो कड़े हैं और इसके चलते वह कई प्रकार के परगेटिव, लैक्सेटिव, स्टूल सॉफ्टनर, चूर्ण वगैरह रेचक दवाइयाँ लेता रहता है। या तो उसकी एलर्जी की वजह से या वहाँ बार बार टॉयलेट जाने की वजह से मरीज़ को खुजली आ सकती है। उसी तरह मरीज़ विज्ञापनों में पढ़ के या किसी की बात कह सुन के कोई क्रीम बाज़ार से ख़रीद के लाता है, वो लगा लेता है, या गर्म पानी में बैठता है, उसमें कई दवाइयाँ डाल देता है और उसमें बैठ के, यदि फिशर की बीमारी पुरानी हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, जिसमें वहाँ का ज़ख्म गहरा हो, वहाँ की
ज़ख़म के नीचे गुदा की जो स्फिंक्टर मसल होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वे ओपन हो जाएं, खुल जाएं और उनमें मल या अन्य दूषित पदार्थ जमा होते रहें तो उसमें इन्फेक्शन और सेप्टिक होने का डर रहता है और उस सेप्टिक की वजह से उस घाव के अंदर में मवाद जमा हो सकती है, वहाँ पर गांठ आ सकती है। अगर वह गांठ में पीप हो, एब्सेस हो और मरीज़ उसका योग्य उपचार न कराए तो वह गांठ पक के फूट जाती है। कुछ दिन तक का मरीज़ को राहत मिल जाती है, मगर उसके बाद वहाँ उसे फिस्चुला की बीमारी हो जाती है। अब फिशर की बीमारी का डायग्नोसिस या निदान कैसे होता है? जब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो पहले तो वह आपकी बीमारी का पूरा इतिहास, हिस्ट्री जानना चाहता है कि आपको कब से है, आपके लक्षण क्या हैं, आपको क्या तकलीफ़ होती है, किन चीज़ों से आपकी तकलीफ़ बढ़ती है, कौन सी चीज़ आपको राहत देती है और ये कब कब ज़्यादा होती है, कब कब कम हो जाती है। और इन सब चीज़ों का असेसमेंट करके, आकलन करके चिकित्सक एक दिमाग में डायग्नोसिस बना लेता है और उसके बाद आपकी गुदा स्थान की जांच से यह बात कंफर्म हो जाती है। फिशर की जांच में केवल उस जगह का निरीक्षण किया जाता है कि वहाँ पर आसपास की त्वचा कैसी है। जब आप अब कई तथाकथित स्पेशलिस्ट फिशर के जो मरीज हैं उनमें बीमारी की गहराई जानने के लिए भीतर उंगली का प्रवेश करवाते हैं या फिर उसमें दूरबीन डालते हैं या उसकी वीडियो फोटोग्राफी करवा के मरीज को इम्प्रेस करना चाहते हैं, मगर यह बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिशर के मरीज़ों में अक्सर उनके मल मार्ग बहुत संकुचित हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्पास्टिक हो जाते हैं और इसमें उंगली का प्रवेश करवाना या किसी भी तरह की दूरबीन का प्रवेश करवाना न केवल मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ाता है, उसके फिशर को गहरा कर देता है, बल्कि मरीज़ का अपने डॉक्टरों के ऊपर। क्या फिशर के निदान के लिए किसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैनिंग, एमआरआई या और अन्य किसी तरह के आधुनिक डायग्नोस्टिक टूल्स का प्रयोग किया जाता है? तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिससे फिशर का कोई अलग निदान हो। मरीज़ की जगह का निरीक्षण और उसके द्वारा वर्णित बीमारी का इतिहास रोग निदान के लिए काफ़ी है। इसके अलावा और कोई भी परीक्षण नहीं करना ज़रूरी है। फिशर के मरीज़ों में केवल कुछ सामान्य ब्लड टेस्ट की जाती हैं जिससे ये पता लगे कि क्या नियमित रूप से रक्तस्राव होने की वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से मरीज़ को एनीमिया तो नहीं हो गया है, क्या मरीज़ को कोई अन्य बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट और ब्लड प्रेशर की। और अगर ये सब रिपोर्ट सामान्य होती हैं तो आपको और कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन या जांच की ज़रूरत नहीं है।